गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम एनसीईआरटी और पेडागॉजी दोनों के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए कहता है गेहूं मूसलाजड़ है, ऑप्शन बी कहता है मक्का मूसलाजड़ है, ऑप्शन सी कहता है गाजर मूसलाजड़ है और ऑप्शन डी कहता है बांस मूसलाजड़ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाजर जो होती है वो क्या होती है, मूसलाजड़ होती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मैं पतला सा हूँ पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दाल और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। उपयुक्त पहेली में क्या कह रहा है, उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। यानी कि पतला सा हूँ और जो है भून कर डाला जाता हूँ, तो ये क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है हल्दी, ऑप्शन बी कहता है दालचीनी, ऑप्शन सी कहता है जीरा और ऑप्शन डी कहता है लौंग। तो भूनकर खुशबू क्या फैलाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीरा जो होता है वो जलजीरा और भूनकर दाल में भूनकर डाला जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो ईवीएस की थीम हमने कल आपको बताई थी, 6 थीम है। पहली क्या है, परिवार और दोस्त, दूसरी क्या है पानी, तीसरा क्या है आवास और चौथा क्या है यात्रा, पांचवा भोजन और 6 नंबर चीज़ें हम कैसे करके सीखते हैं। तो ये क्या है, हमारी 6 थीम है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, परिवार और मित्र, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है हमारी थीम। ऑप्शन बी कहता है आवास, आवास है, यात्रा है, चीज़ें हम कैसे बनाते और करते हैं। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, मौसम है, मौसम नहीं है, क्या है पानी, पानी है और यात्रा है लेकिन मौसम नहीं है। ऑप्शन डी कहता है भोजन, पदार्थ और आवास। तो भोजन आवास तो है लेकिन पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आवास, यात्रा, चीज़ें हम कैसे करके सीखते हैं बनाते हैं, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यही हमारी 3 थीम है और 3 और हैं, तो 6 थीमें हमने आपको बताई, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या कह रहा है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है पालक, गुड़, आंवला, ऑप्शन बी कहता है पालक, आंवला, टमाटर, ऑप्शन सी कहता है यानी कि आंवला पालक में तो पाया जाता है, टमाटर में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी कहता है गुड़, बंद गोभी, आंवला, तो बंद गोभी में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी कहता है ऑप्शन डी कहता है पालक, प्याज और टमाटर, तो प्याज और टमाटर में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पालक, गुड़ और आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए कहता है अवधारणा निर्माण, ऑप्शन बी कहता है आदत निर्माण, ऑप्शन सी कहता है खोजने का आनंद, ऑप्शन डी कहता है सूचना। तो क्या होगा हमारा जो सबसे प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण जो घटक, पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जो है हमारा, वो क्या है, खोजने का आनंद। यानी कि बच्चे को जितना आप, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा, खुद से करके सीखेगा, वो आंसर हमारा सीटेट में सही होता है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, खोजने का आनंद। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, क्या कह रहा है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए। क्या कह रहा है, पर्यावरण की कक्षा में जो है शिक्षण के साधन कैसे होने चाहिए। ऑप्शन ए कहता है, मतलब पॉइंट पहला कहता है आसानी से उपलब्ध और अपने आसपास से प्राप्त हो। ऑप्शन बी कहता है हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र हो। ऑप्शन सी कहता है सदैव
शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के उपयोग पर आधारित हो। ऑप्शन डी कहता है सदैव प्रयोग पर आधारित हो। तो कौन सा हमारा इसमें सही हो जाएगा? ए आंसर हमारा, ए जो है पॉइंट हमारा वो सही हो जाएगा। आसानी से उपलब्ध तथा आसपास पर्यावरण में ही होता ही है कि बच्चे के आसपास के वातावरण वाले साधन उसको उपलब्ध कराए जाएं। तो इसमें केवल ये भी गलत है हमारा और ये भी गलत है, सदैव प्रयोगों पर आधारित नहीं होने चाहिए। तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला पॉइंट ही हमारा सही है। आसानी से उपलब्ध हो और बच्चे के आसपास वातावरण के माध्यम से जो साधन उपलब्ध होते हैं वो उसे उपलब्ध कराने चाहिए। देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में साथ रहते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने पाया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकल अभिभावक यानी कि एक ही अभिभावक के साथ परिवार में रहते हैं। क्या कह रहा है? एक ही अभिभावक के साथ परिवार में रहते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब बच्चा या तो माँ के साथ रहता है या अपने पिता के साथ रहता है। वही क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी या माँ ना हो या पिता ना हो या एक साथ ना रहते हो, तो वो अपनी या तो माँ के साथ रहता है या अपने पिता के साथ रहता है। यही होगा एकल अभिभावक परिवार। ऑप्शन ए कहता है इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी कहता है इन बच्चों में सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पर समझाने के लिए कहें। ऑप्शन सी तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाई पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संकेत का निर्माण करें। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मतलब बच्चों को एक संदर्भ में सम्मिलित करें और सहानुभूति और संकेत का निर्माण करें। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस एक शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना अधिक संकेत है। क्या कह रहा है? ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक संकेत है। कह रहा है ईवीएस की कक्षा है, इसमें बच्चे को वास्तविक जीवन अनुभव जो है उसके कक्षा से जोड़ना सर्वाधिक संकेत है। ऑप्शन ए कहता है पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना। तो एनसीएफ हमारा कहता है कि बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ना। ऑप्शन बी कहता है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना। तो बच्चा कक्षा 7 का है, उसका 11 की पढ़ाई करा देंगे। ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ कहता है कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना यानी कि टेक्स्ट बुक से में लिखा हो उतना ही नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को बाहर जाकर भी उसके बाहरी जीवन से जोड़कर भी पढ़ाना चाहिए। तो बाहर नहीं जाना विद्यार्थी के स्तर का हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, उसकी रियल लाइफ से उसको जोड़ना। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। क्या कह रहा है? नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। ऑप्शन ए कहता है संप्रत्यय उपागम। ऑप्शन बी कहता है प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन सी कहता है समाकलित उपागम। ऑप्शन डी कहता है क्रियाकलाप उपागम। तो क्रियाकलाप उपागम वो हमारा होता है जिसमें एक्टिविटीज के माध्यम से हम सीखते हैं, जिसमें हम कुछ करके किसी कार्य को करके सीखते हैं, वो हमारा क्रियाकलाप उपागम होता है। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कौशल की बात हो रही है। समाकलित और संप्रत्यय भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस अप्रोच की बात हो रही है। क्या हो रहा है? प्रोसेस अप्रोच की किसी हम प्रक्रिया यानी कि यहाँ पे प्रक्रिया उपागम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम कौशलों को सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौशलों को सीख रहे हैं। तो क्या होगा? प्रोसेस अप्रोच भी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी एक्टिविटीज को सीखते तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। क्या कह रहा है? ईवीएस प्रवृत्ति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए कहता है यह कई विषयों का समाकलित है। तो हाँ, यह कई विषयों का समाकलित है, क्योंकि सोशल स्टडीज है और इन्वायरमेंटल स्टडीज है और साइंस है, 3 विषय इसमें शामिल है। ऑप्शन बी कहता है यह बाल केंद्रित है। हाँ, तो चाइल्ड सेंटर्ड है। ऑप्शन सी कहता है यह अनुभवजन्य है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है शिक्षण आधारित है, तो शिक्षण आधारित नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी तीनों सही हैं। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा। क्या कह रहा है? प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा। ऑप्शन ए कहता है शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, यानी कि क्या पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, तो केवल पाठ योजना को ही पूर्ण करे, ये तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षक विद्यालय के आदेश का पालन करे, तो केवल विद्यालय के आदेश का ही पालन करे। ऑप्शन सी कहता है शिक्षक अपने सहयोगी के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना तैयार करे, तो ये कुछ हद तक ठीक है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं पहले। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चे के ज्ञान का निर्माण करने के और संप्रत्य को समझने में सहायता मिले। हाँ, तो ये आंसर हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा सी की अपेक्षा, कि शिक्षक उन्हीं क्रियाकलापों का निर्माण करे जो बच्चे के ज्ञान से संबंधित हो, यानी कि उन्हीं बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझना। तो आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ बच्चा एक्टिव हो, बच्चे की बात की गई हो, बच्चे के हित में बात की गई हो और बच्चा करके सीख रहा हो, वो क्या आंसर हमारा होगा? वही आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? क्या कह रहा है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? ऑप्शन ए कहता है एथेन, ऑप्शन बी कहता है प्रोपेन, ऑप्शन सी कहता है ब्यूटेन और ऑप्शन डी कहता है मेथेन। तो मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। क्या कह रहा है? माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण चर्चा की, जिसे रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है। कह रही है कि मतलब माधवी जो है वो अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई थी और वापस आने के पश्चात अपने विद्यार्थियों के साथ जो मतलब भ्रमण पे हुआ अनुभव जो हुए वो उनको साझा कर रही है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो होता है जिसमें पास फेल का निर्णय हो। क्या हो? पास फेल का वो क्या होता है? हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि एंड में जो होता है। ऑप्शन बी कहता है अधिगम के लिए आकलन। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। क्या हो रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, यानी कि पहले वो ले गई और फिर बाद में फीडबैक ले रही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है आकलन अधिगम के रूप में। तो आकलन अधिगम के रूप में यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि खुद से या तो आकलन किया गया या अपने सहपाठियों के साथ आकलन उनके सहपाठी आकलन करें। तो ये हमारा क्या होता है? अधिगम के रूप में आकलन। तो ऑप्शन बी डी भी हमारा ए भी इनकरेक्ट है और सी भी और डी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आरटी एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए कहता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन बी कहता है 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी कहता है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा और ऑप्शन डी कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा। तो आरटी एक्ट जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा देती है, यानी कि एक क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने ईवीएस में पेडागोजी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।